स्टूडेंट्स हम एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, मतलब उनमें क्या क्या है और किस तरह से साइंसदानों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकलाब बर्पा किया। तो जानते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक का जो लफ्ज़ है ये, इसका लिटरली मीनिंग होता है परटेनिंग टू लाइफ। यानी ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है इसका लिटरली मीनिंग क्या है? परटेनिंग टू लाइफ। मीन के वो चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम लोग परटेनिंग टू लाइफ का नाम देते हैं। अब अगर हम देखें हिस्ट्री की तरफ चलें तो 1828 से पहले, 1828 से पहले साइंसदानों का मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो तरह की क्लासेस से ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि तब सिस्टम या जो एडवांस फिनोमिना हैं वो नहीं थे। तो तब यही माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, जिनमें एक तो हमारे पास एनिमल्स हैं और दूसरा प्लांट्स, उनसे ही हासिल किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनिमल और प्लांट से हासिल किए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट से हासिल किए जाते थे वो तकरीबन 6 तरह के एलिमेंट पर मुश्तमिल थे, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह से वो कंपाउंड जो हमें प्लांट से हासिल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 पर मुश्तमिल होते हैं। तो अब उसकी वजह क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं से हासिल किए जा सकते हैं। उसकी रीज़न याद रख लेंगे। और साइंसदानों का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल और प्लांट से हासिल होते हैं। तो तब इन्होंने इसको एक थ्योरी का नाम दिया, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी? तो वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक याद रखेंगे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could not be prepared in laboratory but prepared in living organisms। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वाइटल फोर्स थ्योरी की तारीफ है ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनके मुताबिक, साइंसदानों के मुताबिक, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं। ये बुनियादी नज़रिया था वाइटल फोर्स थ्योरी का। अब उसके पीछे वजह क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल और प्लांट, यानी तब ऑर्गेनिज्म दो ही थे, एक हमारे पास एनिमल थे और दूसरे प्लांट थे, इनसे ही हासिल किए जा सकते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि जो हमारे पास प्लांट या एनिमल हैं उनके अंदर वाइटल फोर्सेस पाई जाती हैं।
ये वाइटल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल से ही हासिल होती हैं। तो तब ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड मैन्युफैक्चर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेबॉर्ट्री बट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वाली जो थ्योरी है ये कब रिजेक्ट हुई, वाइटल फोर्स थ्योरी? 1828 में एक साइंसदान आया जिसका नाम था वूलर। वूलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। वूलर ने क्या किया, उसने अमोनियम साइनाइड को गर्म किया। सबसे पहले तो वूलर ने क्या किया कि एक अमोनियम साइनाइड लिया। हमारे पास ये एक अमोनियम साइनाइड है। ये याद रखेंगे क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरे नंबर पे ये बात आप याद रखेंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, लेकिन इसके बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि ये एनिमल यूरिन भी है। यानी ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये इसे एनिमल या मैमल यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब इसको उसने हीट अप किया, हीट करने पे क्या हुआ, इसने अपने आप की रीअरेंजमेंट की और ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में। यूरिया सबसे पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यूरिया। अब ये क्या था, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है। यानी जो एलिमेंट आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, वही आपके पास अमोनियम साइनाइड यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो साइंसदानों को ये लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों सेम कैटेगरीज के हैं, क्योंकि एलिमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं था। तो इस वजह से फिर उन्होंने ये पहले ख्याल पेश किया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों को एक ही क्लास में, एक ही कैटेगरी में मर्ज कर दिया गया। फिर बाद में जब मज़ीद रिसर्चेस हुई तो पता चला, यानी देखिए अगर मिसाल लें इस हवाले से, फिर अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमारे पास बाइकार्बोनेट है। ठीक है, क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यानी अगर देखा जाए तो जो एलिमेंट आपको देखें ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये वही एलिमेंट हैं जो ऑलमोस्ट आप देखें आपका एनिमल और प्लांट से हासिल होने वाले जो कंपाउंड हैं उनमें मौजूद है। तो लेकिन जब बाद में इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर हुई तो पता चला कि ये और ये, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो फिर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मॉडर्न डेफिनेशन आ गई। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई, याद रखें मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, those compounds consisting of carbon and हाइड्रोजन। यानी हम दूसरे अल्फाज में अगर देखें तो उन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया गया। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मॉडर्न डेफिनेशन आ गई। तो मैं एक बहुत बेसिक सा कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ। जैसे ये देखेंगे मिसाल हमारे पास ये मैंने एक मीथेन की मिसाल लिखी है। तो इसमें अगर आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन है। इसी तरह से आप एक और मिसाल देखें, आपके पास
ये हमारे पास क्या है, इथीन है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल एलिमेंट पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। आगे हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्युलर नेचर का मतलब ये हुआ कि कार्बन की क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से कार्बन अपने कंपाउंड बनाती है। तो याद रखें सबसे पहली बात कि कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी चेन बनाना भी कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन इसको हम क्या नाम देंगे, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कार्बन के साथ मिलके एक लंबी चेन बनाने के अमल को हम क्या नाम देंगे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का नाम देंगे। जैसे एक मिसाल लेते हैं, अब उसकी वजह देखेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि कार्बन के साथ मिलके लंबी चेन बना रही है। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी ग्राउंड स्टेट के अंदर तो वैसे 2 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 4 है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटीज़ रखती है। तो अब दूसरी बात याद रखेंगे हम कि कार्बन के साथ मिलकर लंबी चेन क्यों बनाती है। तो याद रखें अगर कोई कंपाउंड कैटिनेशन करेगा तो कैटिनेशन करने के लिए 2 शराइत का होना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे याद रखेंगे आप वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जो वैलेंसी है वो एलिमेंट की दो या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि जो कैटिनेशन है उसके लिए अपने मेंबर के साथ सेल्फ बॉन्डिंग भी हम इसे कह सकते हैं। सेल्फ बॉन्डिंग जो मजबूत होनी चाहिए। अगर कार्बन के साथ मिलके बॉन्ड बना रही है तो इट मीन कि इसके बॉन्ड मजबूत होंगे, तभी तो ये एक दूसरे के साथ लंबी चेन बना रही है। या फिर दूसरी हमारे पास जो इसके अंदर ही एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, या तो अगर वो अपने मेंबर के साथ बॉन्डिंग मजबूत नहीं है तो इट शुड तो उसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग मजबूत करनी होगी। यानी ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन 2 कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे कैटिनेशन करती है। तो कार्बन के अंदर पहले नंबर पे तो ये वाली जो खसूसियत है इसकी वैलेंसी 4 है, और दूसरे नंबर पे इसकी जो सेल्फ बॉन्डिंग है वो भी ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। तो कार्बन अपने ही मेंबर के साथ कार्बन के साथ मिलके एक लंबी चेन बनाती है। दूसरी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बड़ा याद रखेंगे आप कि पेक्युलर नेचर के बाद आयनिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे। तो जो हमारे पास नॉन आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, हम नॉन आयनिक बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो नॉन आयनिक बॉन्डिंग के केस में अगर आप देखें तो कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है
वो अमूमन क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, किसी को पता है कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? तो याद रखें, इट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। दो एटम है, दोनों में अगर सपोज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ये नॉन आयनिक नेचर नहीं है, कोवलेंट ही नेचर है। ये हमारे पास दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जो कार्बन के साथ कंपाउंड होते हैं या उनके जो कंपाउंड हैं वो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर शो करते हैं। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर के लिए हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। होमो का मतलब सेम होता है और लोगोस मीन इनकी स्टडी होती है। तो अगर इनके देखे जाएंगे, इनकी स्टडीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि मिसाल देखें तो हमारे पास मेजर कैटेगरीज तो तीन हैं। एक अगर आप देखें तो अल्केन है जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं। दूसरे हमारे पास अल्कीन है जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा। और तीसरे नंबर में हमारे पास अल्काइन है जिनमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अल्केन के सारे मेंबर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी होमोलोगस सीरीज में हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और दूसरा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वैसे ज़्यादातर इसका जो ताल्लुक है वो होमोलोगस सीरीज़ का केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, क्योंकि सेम फैमिली है, सब में एक जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती चली जाएंगी। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इनके जो 1 to 4 मेंबर हैं, सपोज़ 1 to 4 या 1 to 10 मेंबर जो हैं वो ज़्यादातर क्या है, गैसेस स्टेट में है, ठीक है। इसी तरह से 5 to 10 जो है वो लिक्विड स्टेट में है और इसी तरह से 11 to ऑनवर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होंगे। तो देखें जैसे जैसे मैथ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती थी, फिज़िकली ये अपीयरेंस अपनी चेंज करते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं छोटी सी बता दूँ आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। यानी अगर देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स के साथ है या प्रोटॉन नंबर के साथ होता है। इसी तरह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो ताल्लुक होता है वो मैसेज के साथ होता है। तो जैसे जैसे मैसेज चेंज होंगे वैसे वैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती चली जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमिलैरिटी इन बिहेवियर के बाद इनके कम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, उनके अगर आप देखें तो कंपाउंड्स बहुत बड़े हैं तादाद में, उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो सकती है, उनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी हम ज़्यादातर मिसालें नहीं लेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो अमूमन हम इनका जनरल फार्मूला अगर देखें तो ये हमारे पास है CnH2O × N, यानी इनका जो कंपाउंड है उनमें जनरल फार्मूला ये है। तो इट मीन कि इनके अंदर एक एटम नहीं होगा या एक एलिमेंट नहीं होगा, इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह से एक छोटी सी और मिसाल ले लेते हैं हम लोग प्रोटीन की। तो प्रोटीन के केस में भी अगर आप देखें तो इनमें एक जो कंपाउंड है उसमें मोर देन 10,000 मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से इनके बारे में
याद रखना। अब देखें कि एक सिंपल मॉलिक्यूल, एक सिंपल कंपाउंड में मोर देन 10,000 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन कि ये कोई छोटा स्ट्रक्चर नहीं है, कम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इनका बन गया। आगे हम बात करेंगे इनके अंदर नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स के हवाले से। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी भी मौजूद है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग के हवाले से, और जैसे कि हमने पहले बात की, हमारे पास 3 मेजर क्लासेस की हम बात करेंगे। अल्केन है, फिर इसी तरह से अल्कीन है, फिर इसी तरह से अल्काइंस हैं। तो अल्केन में कम से कम एक सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे इसकी मिसाल हम छोटी सी ले लेते हैं, हमारे पास ये इथेन है। इसी तरह से अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा, इसी तरह से अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये हमने 3 कंपाउंड लिख लिए हैं। अल्केन, अल्कीन यानी उनके एक एक मेंबर की मैंने बात कर ली है। तो इसमें अल्केन जो है ये हमारे पास इथेन बन गया, ये उसका इथीन है दूसरा मेंबर जिसे हम वैसे तो पहला कहते हैं। इस तरह से इथाइन है। तो ये 3 कंपाउंड हैं। मल्टीपल बॉन्ड की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती और इस वजह से इनके कंपाउंड एक से ज़्यादा बनेंगे। इसलिए इनके कंपाउंड्स की तादाद अब तक मोर देन 10 मिलियन है। 1 करोड़ से ज़्यादा इनके कंपाउंड मौजूद हैं। एक इसी तरह से जो सबसे अहम प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक बात नहीं की वो हमारे पास है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे। दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are called isomers and the phenomenon is called आइसोमेरिज्म। इसकी मिसाल हम लेते हैं। हमारे पास एक मिसाल है पेंटीन की C5H14 सॉरी H12, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है पेंटीन का। तो इसमें हम इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे पास 3 अलग-अलग स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। एक ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका नाम क्या है, एन पेंटीन। इसी तरह से हमारे पास आइसोपेंटेन की बात करेंगे हम लोग। और लास्ट वन पे हमारे पास इसी की एक और मिसाल नियोपेंटेन है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन इसके फार्मूले एक आपके पास ये वाला है, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। तो 3 अलग अलग इसके फार्मूले हो गए। तो अब ये हमारे पास आइसोमेरिज्म थी। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद आपको अगर इस टॉपिक में किसी किस्म की रहनुमाई या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मुझे कमेंट्स करें। और हाँ, ये बात याद रखें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।